Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आज के इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे हमारे SBI CBO 2026 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी सभी डिटेल्स को हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, तो बात करने वाले हैं हम इसकी पोस्ट डिटेल्स के बारे में, यानी कि जो हमारी वैकेंसीज आउट हुई उसके बारे में। देन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एंड देन उसके साथ साथ सिलेबस की भी बात करेंगे। सिलेबस के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बताने वाली हूँ, वो है हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो इससे होगा क्या, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमें इस साल जो है किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बट बिफोर वी गो अहेड, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हर इस तरीके का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। SBI CBO जो है एक आपका साइक्लिक एग्जामिनेशन है, यानी कि हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके अंदर सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी होती है। अब सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब है कि आप एक सर्कल के ऑफिसर बनेंगे, सर्कल के इंचार्ज बनेंगे। उस सर्कल के अंदर आपका एक सिंगल स्टेट भी हो सकता है और उस सर्कल के अंदर आपके 2 या 3 स्टेट भी हो सकते हैं या यूनियन टेरिटरीज भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपका सिंगल या 2-3 को मिलाकर आपका एक सर्कल बनता है और उस सर्कल के इंचार्ज आप बनाए जाते हैं। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अगर आप SBI में एक स्केल 1 ऑफिसर के तरीके से काम करते, तो यानी कि SBI के स्केल 1 ऑफिसर की इक्विवेलेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी आगे जाके शेयर करने ही वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, डिटेल बाय डिटेल इसको समझते हैं। तो SBI के अंदर सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी आउट हुई है। देन थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी कि डेट्स जो है वो हमारी उस पर बात करते हैं। 28 जनवरी यानी कि कल आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उसके बाद फॉर्म फिलिंग जो है वो आपकी चलेगी 18 फरवरी तक। तो अभी 2-4 दिन का टाइम लीजिए, अच्छे से नोटिफिकेशन को समझिए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझिए, और अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते तो यू शुड एंड यू मस्ट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन राइट अवे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका फिर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, और उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, और फाइनली आपका LPT होता है। नाउ ऑनलाइन टेस्ट की अभी आपको डेट क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि 1 से 1.5 महीने का वक्त आपको मिल जाता है, 45 डेज तक का मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है। और उसी टाइम के हिसाब से आपका जो एग्जाम होगा, पेपर होगा, वो होगा आपका मार्च 2026, यानी कि इस अभी कल नोटिफिकेशन आया है तो ऑलमोस्ट जनवरी तो अब एंड हो चुका है, 2 दिन जनवरी के बचे हैं, उसके बाद फरवरी बीच में और मार्च आपके पास है। तो मार्च अगर 15 तारीख तक हमारा एग्जामिनेशन होता है तो हमारे पास केवल 45 डेज का टाइम होगा। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको राइट अवे अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, आपके पास ज्यादा टाइम इसमें है नहीं, राइट। देन इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू फिर बात की प्रोसेस है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने अभी कोई ऐसा मंथ नहीं बताया है। फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें उसको अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। उससे पहले आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कोट लिखा है दैट द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये कोट मेरा पर्सनल बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, पहली बात तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी आ रही है, और अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो वो उसी को फेवर करेंगी जो पहले से प्रिपेयर्ड है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज फेवर्स द वन हु आर वेल प्रिपेयर्ड। वही चीज यहाँ पे है कि अगर आप देखें इस नोटिफिकेशन को, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो अभी 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया और मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 45 से 50 डेज का आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब अगर यहाँ पे हमारी तैयारी पहले से नहीं है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैम्पर। इसलिए जो भी एग्जाम को आप टारगेट करते हैं उसकी तैयारी पहले से करके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज इस बार आपकी 2050 आई है। पिछले साल वैकेंसी 26 होती, इस बार 2050 नहीं, तो वैकेंसी ऐसा नहीं कि बहुत कम है, वैकेंसी बहुत शानदार है, बढ़िया वैकेंसी, आपको जरूर इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अ कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 सर्कल। आप केवल एक सर्कल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डबल डबल सर्कल से अप्लाई कर दें या डबल डबल स्टेट से अप्लाई कर दें। आप एक सिंगल सर्कल से अप्लाई कर सकते हो, और सिंगल सर्कल के अंदर अगर सिंगल स्टेट है तो सिंगल स्टेट से, और अगर 2-3 स्टेट उसके बीच में तो आप किसी एक स्टेट से अप्लाई कर सकेंगे। आगे बढ़िए। नाउ पोस्ट डिटेल्स कुछ ऐसी हैं, इस तरह से आपकी पोस्ट डिटेल्स आती हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा ना दिखाई दे रहा हो, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूंगी। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो बेसिकली पोस्ट डिटेल्स आपका ये सर्कल आता है, सर्कल के अंदर आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरीज होते हैं, और फिर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लोकल भाषा लैंग्वेज की बात होती है, क्योंकि LPT यहाँ पे करवाया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन उसके बाद आपकी SC ST OBC EWS जनरल, ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, फिर साइड में आपकी टोटल वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो बेंगलुरु सर्कल, स्टेट नहीं,
बेंगलुरु सर्कल के अंदर आपका, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की। तो बेंगलुरु के अंदर आपका केवल एक स्टेट यहाँ पे लिया गया विच इज कर्नाटका, और कर्नाटका स्टेट से अगर आप फॉर्म भरेंगे, बेंगलुरु सर्कल से अगर आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज जो कि कन्नड़ा है, उसमें आपको लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना आना चाहिए। या फिर एलपीटी उन एस्पिरेंट्स का एलपीटी नहीं करवाया जाता है जिनके 10th या 12th की मार्कशीट में वो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट मेंशन थी। तो अगर आपके 10th में या 12th में आपने कन्नड़ा भाषा से पढ़ाई की थी, वो आपके मार्कशीट में मेंशन है, तो फिर आपको एलपीटी नहीं देना होगा, वो आपका एक प्रूफ बनेगा 10th या 12th की मार्कशीट। तो इसी तरीके से बाकी सबके लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बेंगलुरु सर्कल से आपकी 200 वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे हम, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सर्कल में इन्होंने बहुत सारे स्टेट को कंबाइन किया है। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है, आपका लद्दाख यहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, हरियाणा को भी इसमें रखा गया और पंजाब को भी इसमें रखा गया। तो चंडीगढ़ सर्कल के अंदर हरियाणा, पंजाब के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर भी रखा गया, हिमाचल प्रदेश भी रखा गया, और लद्दाख, ये जो कि एक यूटी है, उसको भी रखा गया है। अब क्योंकि यहाँ पे 5 चीजों को इंक्लूड किया गया है, 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है। भाषा की बात करें तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी। उर्दू पॉसिबली जम्मू एंड कश्मीर के लिए होगा, हिंदी आपके बाकी सभी स्टेट के लिए, पंजाबी आपके पंजाब वाले स्टेट के लिए है। तो आप जिस भी स्टेट से रखेंगे, उस स्टेट की आपको लोकल भाषा का उसमें ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जैसे वैकेंसी टोटल कितनी निकाली गई, चंडीगढ़ सर्कल के लिए वैकेंसी आपकी 103 है। इस तरीके से बाकी सभी स्टेट की वैकेंसी निकाली गई। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि किस सर्कल की सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो मैं उसका एक आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ। तो एक तो आपका बेंगलुरु सर्कल की वैकेंसी काफी ज्यादा 200 है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। आई थिंक अब शायद आपको दिखे, मैं वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो, एक तो बेंगलुरु स्टेट की जो वैकेंसी है वो आपकी सबसे काफी ठीक है, वो है आपकी 200। और उसके बाद अगर बात की जाए, है ना, 200 वैकेंसी जो है वो आपकी बेंगलुरु की है, सर्कल की। बेंगलुरु सर्कल में 200 वैकेंसी है। उसके बाद अगर बात की जाए अगली बड़ी वैकेंसी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपकी 103 वैकेंसी है। उसके बाद चेन्नई की बात की जाए तो 165, चेन्नई में 165 है, गांधीनगर में 194 है, इसी तरीके से गुवाहाटी में 68 है, हैदराबाद की में कम है, 33 है, जयपुर सर्कल में आपकी 103 वैकेंसी है, कोलकाता सर्कल में आपकी 200 वैकेंसी है। उसी तरीके से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आपकी 200 वैकेंसी है। लखनऊ के अंदर केवल एक ही स्टेट है, उत्तर प्रदेश को लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सर्कल के अंदर आपकी 194, महाराष्ट्र सर्कल के अंदर आपकी 194 वैकेंसी है। इसी तरीके से आपकी मुंबई मेट्रो के अंदर आपकी जो है वो 143, 143 वैकेंसी है, और टोटल मिला के आपकी 2050 वैकेंसी है। वैकेंसी का हमने कल भी आपके साथ डिस्कशन किया था। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके लिए लगवा दूंगी। अब आगे बढ़ते, अब आती है बात सैलरी की। तो देखो, सैलरी जहां यहाँ पे जो है वो आपकी पर मंथ, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 85,920 पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको पर्क्स और अलाउंसेस मिलेंगे। ये आपकी जो एप्लीकेबल है वो है आपकी एप्लीकेबल टू द जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, और इसके अंदर आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट लग कर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया, तो वो 2 साल का ऑलरेडी एडवांस इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में जुड़कर आपको दिया जा रहा है। 85,920 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। इसके अलावा आपका एचआरए, डीए और वो जो आपका एलएफसी होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सरकारी नौकरी जैसे में मिलती है उसी तरीके से यहाँ पर भी मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी का काफी यहाँ पे फर्स्ट है कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो एक बार जरा एलिजिबिलिटी को देखते हैं। 3 तरीके से एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी। एक तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री है, अगर आपने अपना बैचलर्स डिग्री लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, अगर आपने मेडिकल में किया है या इंजीनियरिंग में किया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट में किया है या कॉस्ट अकाउंटेंट में किया है, तो वो भी आपके एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है। अब आती है बात एज की। तो एज के लिए हमेशा एक कट ऑफ डेट आपके सामने होती है। इस बार जो एज की आपकी कट ऑफ डेट है वो आपकी 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 21 से 30 साल के आप होने चाहिए, नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबव 30 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर 2025। तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से होगा। साथ ही साथ हमारे जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का रिलैक्सेशन है, जैसे कि बाकी जॉब्स में आपको मिला करता है। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली जानकारी आपके एक्सपीरियंस को लेके। तो एक्सपीरियंस का यहाँ पे काफी एक हमें प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से यहाँ पे देखना है आपको अपने एक्सपीरियंस को।
तो एक्सपीरियंस आपका यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कम से कम मिनिमम 31 दिसंबर 2025 की रिस्पेक्ट में 31 दिसंबर 2025 को आप कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रहे हो। किसमें? एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपने एज एन ऑफिसर काम किया है 2 साल, वो आपका मान्य होगा। या फिर आपने रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी में आपने जो कि हमारी स्टेट जो कि हमारे सेकंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो स्टेटेड हैं उसके हिसाब से अगर आपने किसी आरआरबी में एज एन ऑफिसर काम किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक और मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से बच्चों का वो डाउट होता है कि क्या मैम अगर आप इसको इक्विवेलेंट देखना चाहते हो तो एसबीआई में जो स्केल 1 ऑफिसर का प्रोफाइल है उसके इक्विवेलेंट प्रोफाइल के लिए उसके इक्विवेलेंट प्रोफाइल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब इसमें एक नया क्लॉज आया है जो इसी बार आया है, इस क्लॉज के लिए भी काफी ज्यादा हम सारे जो है एस्पिरेंट परेशान हो रहे थे, तो इस क्लॉज को भी हम समझ लेते हैं। क्लॉज कुछ ऐसा है, ये आपके सामने है कि कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अदर देन द पब्लिक वन, यानी कि अगर आपके पास पब्लिक बैंक का एक्सपीरियंस ना होकर आपके पास पब्लिक बैंक का या रीजनल रूरल बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है तो बेसिकली किसका है? प्राइवेट का है ना। तो कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अदर देन, आपके पास शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का तो एक्सपीरियंस है लेकिन वो पब्लिक नहीं है या अगर वो आरआरबी नहीं है तो फिर आपके पास यू शुड बी ड्रॉइंग अ मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी ऑफ 9.5 लाख फॉर ईच ईयर। तो उस केस में अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक से अगर आप रिलेट करते हैं, प्राइवेट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से अगर आपका एक्सपीरियंस ये एलिजिबल आप होते हैं तो आपका जो ईयरली ग्रॉस सैलरी है वो आपका एनुअल ग्रॉस सैलरी का पैकेज होना चाहिए 9.5 लाख फॉर ईच ईयर एंड शैल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर देयर एनुअल ग्रॉस सैलरी। और उस केस में आपका जो इस तरीके इस कैटेगरी में अगर आप होंगे तो फिर आपको एक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा कि हाँ भाई आपकी ये सैलरी इतनी आप ड्रॉ कर रहे थे पिछले 2 सालों में एस फॉर्म नंबर 16। और इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म 16 दिया गया, उस फॉर्म 16 के स्टैंडर्ड पर आप लोगों को वो अपना एक सर्टिफिकेशन यहाँ पे देना होगा, या फिर आपको एनुअल इनकम स्टेटमेंट देनी होगी या फिर आपको पे स्लिप्स देनी होगी अपने पिछले 24 महीनों की यानी कि पिछले 2 साल की आपको पे स्लिप्स देनी होगी। तो ये एक नया क्लॉज हमारे इसमें इस बार ऐड किया गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका सिंपल है, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। वैसे बेसिकली होगा ये कि पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट विद डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका फाइनली एलपीटी होगा। एलपीटी क्या है? केवल क्वालिफाइंग है। ऑनलाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ये होगा आपका 120 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव जो है वो होगा आपका 50 नंबर का, इंटरव्यू जो है वो भी आपका होगा 50 नंबर का। ठीक है, इंटरव्यू भी जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। तो बेसिकली ये होगा आपके 170 नंबर और यहाँ से आपके इंटरव्यू के हो गए 50 नंबर। हमारा जो फाइनल मेरिट बनता है इस 170 को लेकर आते हैं 75 पे और इस 50 को लेकर आते हैं 25 पे और इससे आपका फाइनल मेरिट बनता है 100 मार्क्स पे। तो ये मैं अभी आपको आगे जाके समझा भी दूंगी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एलपीटी जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है, बिना इसको क्वालिफाई करे आप इसमें सेलेक्टेड नहीं माने जाएंगे। आगे बढ़िए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, बैंकिंग नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी ये आपसे पूछा जाएगा, साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है? रीजनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कंप्यूटर आएगा क्या, कंप्यूटर नहीं आएगा, रीजनिंग आएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग, इन सबके बैंकिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी के जो है वो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। टोटल जो है वो आपको 120 क्वेश्चन करने, 120 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर है और आपको मिलेगा सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि आपको एक समय निर्धारित समय दिया जाएगा जिस टाइम में आप अपना एग्जाम लिख रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे। इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का टाइम मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा और रीजनिंग यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल ओवरऑल जो है वो आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, हालांकि टाइम यहाँ पे बहुत कम नहीं है। ठीक है, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, तो आप जैसे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि आपको कंप्यूटर पे आपको देना है कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके। इसके अंदर आपके 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ड्यूरेशन होगी इसकी 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का ये पेपर होगा और ये टेस्ट आपका होगा 50 नंबर का।
इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा जिसमें कि आपकी लेटर और ऐसे राइटिंग पूछी जाएगी। तो लेटर आएगा, ऐसे राइटिंग आपसे की जाएगी, कीबोर्ड पे टाइप करके आपको बताना है। 30 मिनट का समय मिलेगा, 50 नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद इसमें कुछ एडवांटेजेस है, वो ये कि आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम में आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, साथ ही साथ कोई भी आपकी रॉन्ग मार्किंग नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक अच्छी बात नेगेटिव मार्क नहीं है, दूसरी बात सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करने और कट ऑफ काफी हाई जाते हैं, इसके कट ऑफ मतलब नॉर्मल नहीं है। ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, टोटल 50 नंबर है। टेस्ट तो इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आएगा, ऑनलाइन आपको टाइप करके बताने कीबोर्ड की हेल्प से, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं नाउ। जो हमारा एक फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना है। केवल क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, आपको अच्छे नंबर लेकर आने ताकि आप मेरिट में अपना नाम बना सके, सिलेक्शन ले सके। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तैयार की जाती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में जो आपके मार्क्स है, यानी कि जो कि आपका होने वाला ऑब्जेक्टिव 120 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव आपका होगा 50 नंबर का, इन दोनों को मिला के हो गया आपके 170 नंबर, और इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का। तो होता क्या है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बनती है, जिसके अंदर आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू को 75:25 में किया जाता है। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है जो कि 170 नंबर का है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 75 मार्क्स में, और जो हमारा इंटरव्यू स्कोर है 50 नंबर का, इस 50 नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 25 में। तो 75:25 के रेशियो से फिर आपकी फाइनल मेरिट 100 मार्क्स से आपकी जो है फाइनल मेरिट निकाली जाती है। और जो फाइनल मेरिट होती है वो आपकी सर्कल वाइज होती है, सर्कल वाइज होती है और कैटेगरी वाइज। तो जैसे बेंगलुरु सर्कल है, जैसे कि आपका लखनऊ सर्कल है, तो सर्कल वाइज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और सर्कल के अंदर भी कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी की अलग आएगी, एसटी की अलग आएगी, पीडब्ल्यूबीडी की अलग आएगी, और हमारे जो जनरल कैटेगरी उसकी अलग आएगी। इस तरीके से सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी जो है मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाती है ना। अगर बात की जाए आपके सिलेबस पे, तो सिलेबस हमारा सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट है, आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का आपका एंटायर सिलेबस जो है वो आपके सामने, क्लोज टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराजम्बल्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, मिस स्पेल्स है, वर्ड यूसेज है, और साथ में सेंटेंस बेस्ड एरर्स है। ये सारी चीजें आपके इसमें आएंगी। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो बेसिकली रीजनिंग है, एंड मैं बहुत क्लैरिटी से बोल सकती हूँ, पिछले 2-3 साल के एग्जाम पेपर को देखते हुए मैं आपको बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ, दीज आर द टॉपिक, एग्जैक्टली यही टॉपिक आएंगे आपके। और ये टॉपिक के अंदर भी जो कोडेड फॉर्मेट है वो आपके आते हैं। तो इसीलिए आपने लिखा है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, लॉग्स, इनपुट आउटपुट, डेटा, सब चीजें। आपको यही सारे टॉपिक को वेल प्रिपेयर कर लेना, और आप इसमें कम से कम 20 मार्क्स का ये पेपर आपका आएगा, और 20 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, अगर आप सेम स्ट्रेटेजी पे अगर आप वर्क करते, फंक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, ये 40 नंबर का आपका आने वाला है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एनबीएफसी हो गया, एनपीए एंड सरफेसी एक्ट हो गया, पेमेंट्स बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, एटीएम हो गया, एनपीसीआई हो गया, फाइनेंशियल एब्रीविएशंस हो गए, बेसल नॉर्म्स हो गए, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शनिंग और उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देन आपका आरबीआई के न्यू इनिशिएटिव्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो हो गई। तो ये सारा जो है वो आपका ऐड ऑन करेगा बैंकिंग नॉलेज के सिलेबस में। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी की बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी, ये भी आपका सब्जेक्ट जो है वो 40 क्वेश्चन का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे नेशनल करंट अफेयर्स आ गए, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ गए, आरबीआई इन न्यूज, यानी कि आरबीआई जो इस समय न्यूज में आरबीआई का स्कीम, पॉलिसी या कुछ भी करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड चल रहे हैं, वो आपका आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड। बिजनेस एंड इकोनॉमी हो गया, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग हो गए, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई आपके इसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर अग्रीमेंट्स एंड एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आ गया। स्टैटिक जीके हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज हो गया। तो ये आपका इंटायर सिलेबस है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पिछले साल कवर करवाया था इस सारा का सारा सिलेबस। आई थिंक मुझे याद है हमारे 1000+ सिलेक्शन हुए थे ऑनलाइन टेस्ट जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था। देन अब आते हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में 2025। तो कट ऑफ इसकी आसान नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि बहुत इजीली इसकी कट ऑफ को अचीव किया जा सकता है। कट ऑफ आर रियली हाई यहाँ पे। तो 2025 का डेटा मैं आपको शो करना चाहती हूँ। जो रिटन टेस्ट हमारा हुआ था एग्जाम 170 मार्क्स का, जिसमें कि आपका ऑनलाइन टेस्ट था और डिस्क्रिप्टिव दोनों था, तो 170 में से एससी की कट ऑफ गई थी 51,
एसटी की गई थी 51, ओबीसी की गई थी 67, ईडब्ल्यूएस की गई थी 59.5, जनरल की गई थी 73। तो यहाँ पे आप अपना टारगेट लेके चलेंगे, 73 मार्क्स आपकी जनरल की कट ऑफ गई है, तो इस बार का आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। वैकेंसी थोड़ी सी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, ज्यादा तो नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे सीबीओ का कट ऑफ 2025, ये इंटरव्यू का स्कोर है आउट ऑफ 50। तो इंटरव्यू को भी आपको पर्सनली अलग से जो है क्वालिफाई करना है। तो 50 नंबर से मिनिमम कट ऑफ, 50 नंबर में से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के कितने थे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 17.5 था, एसटी के लिए भी 17.5 था, ओबीसी के लिए भी 17.5 था। तो अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो तीनों का सेम है 17.5, इन तीनों कैटेगरी का 17.5 था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू का। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जाए तो उनका था ये 20 मार्क्स, कितना, 20 नंबर। अगर बात की जाए जनरल वालों की, तो जनरल वालों के लिए ये मार्क्स जो था वो था आपका 20 मार्क्स। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल का 20 नंबर था आउट ऑफ 50। अब आते हैं हम फाइनल कट ऑफ पे। फाइनल कट ऑफ आपको पता है 100 मार्क्स में से निकाली जाती है, जिसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव का मिला के जो 170 का था उसको 75 में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे इंटरव्यू जो कि 50 नंबर का होता है उसको 25 में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी कई बार। तो इसको मिला के जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो 100 मार्क्स में से होता है। और 100 मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो एससी कैटेगरी का गया था 50.15, उधर पे एसटी का भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का गया था 51.74, ईडब्ल्यूएस का गया था 44.41, जनरल का गया था 58.56। तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ, अगर जनरल की बात करें तो 58.56 ये कट ऑफ गई है आपकी 2025 में। पेपर आपका बहुत आसान यहाँ पे नहीं होगा, आपको तैयारी अच्छे से करके तैयारी आपको इस लेवल की करनी है। तो देखो, टेस्ट को केवल क्वालिफाई कर लेना, लेकिन मेरिट में आने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये कट ऑफ्स को मैच करना पड़ेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ा जाए, अब तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। ये एक फुल फ्लेजेड बैच है जिसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे होंगे जो इस फॉर्म को फिल करेंगे सीबीओ को, वो सारे के सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं। और वर्किंग एस्पिरेंट होने के कारण एक प्रॉब्लम आती है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं पाते। हमारी इंगेजमेंट कहीं ना कहीं काम में होती है, 9 से 5 की हमारी जॉब होती है। तो ये जो बैच है ये आपने इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा फुल फ्लेजेड तरीके से। आपको केवल आके अपनी इस बैच में क्लासेस करनी है। आप क्लासेस अपने टाइम के हिसाब से लाइव भी कर सकते हैं और आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। जो क्लास लाइव होती है वो रिकॉर्ड भी की जाती है और बाद में आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके अपने टाइम टेबल, आपका अपना स्केड्यूल क्या है डे टू डे बेसिस पे, उसके हिसाब से आप इनको लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस को कर सकते हैं। ये दोनों आपको अवेलेबल होंगी। बैच नोटिफिकेशन की आती हमने शुरू कर दिया है, 6 फरवरी से आपका ये बैच फुल प्लेजेड शुरू हो जाएगा। तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं वेस्ट करने के लिए, मार्च में हमारी जो है एग्जाम डेट आ जाएगी और उसके हिसाब से 40 to 45 डेज का हमें टाइम मिलने वाला है। यूज दिस डिस्काउंट कोड टू गेट एनरोल्ड, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस समय आपका बैंक महापैक प्लस पर एक बहुत हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फ्लैट 80% का। और ये जो ट्रिपल वैलिडिटी आपको दिखाई दे रही है ये केवल आपको अब दिखाई दे रही है, अब इसके आगे आपको ट्रिपल वैलिडिटी बैंक महापैक प्लस पे नहीं दिखाई देंगी। तो आप बैंक महापैक प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है, कजिन है या कोई दोस्त है जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बैंक महापैक प्लस में एनरोल करने पर आपके इन सभी एग्जाम्स की तैयारी होती है, जिसके अंदर आपका एसबीआई सीबीओ का एग्जाम भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल करेंगे तो आपका सीबीओ का भी बैच आ जाएगा। अदरवाइज आप केवल जो है सीबीओ के बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करना है उसके लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन में। मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से आप एनरोल इसको कर सकते हैं। आपको जाना होगा अड्डा की एप्लीकेशन पे, अड्डा 24/7 पर, और यहाँ पे जाके आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाके आपको यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज पे जाना है और रेगुलेटरी बॉडीज पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एसबीआई सीबीओ, एसबीआई सीबीओ का ये बैच है। आप चाहे तो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं या फिर सीबीओ के बैच में कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप यहाँ पे जाएंगे, करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ जा करके आप लगा देंगे अपना डिस्काउंट कोड। तो Y651 यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करके ये आपका फीस आपको मिल जाएगी 2799। मेरा केवल इतना ही कहना होगा, इस समय ये आपको बैच जो है वो मिल रहा है आपको 80% डिस्काउंट पर, राइट। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप इसमें लेट मत कीजिएगा। आपने इससे पहले देखा है बहुत सारे सिलेक्शन अड्डा 24/7 ने दिए हैं एसबीआई सीबीओ के अंदर, और बहुत सारे फीडबैक्स है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, वो आप चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो आप बिल्कुल सही हाथों में आपकी आप जो है अपनी तैयारी करेंगे। अब बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि बहुत डिले मत करिएगा, क्योंकि डिले करेंगे तो वो रिग्रेट कल के दिन आपके लिए डेफिनेटली बनेगा। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। अब आप वो फ्री प्रिपरेशन करें यानी कि फ्री सोर्सेज से करें, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आप बैच में जाना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, बट स्टार्ट अर्ली बिकॉज यू विल नॉट हैव मच टाइम लेटर ऑन।
एंड डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता ही दिया है Y65N। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा बैच में। 6 फरवरी से बैच आपका फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई और भी डाउट है, कोई और भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।